गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज लेसन नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। भारत एक बड़ा देश है। भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था ने अपने अस्तित्व के 59 साल देखे। इस 6 दशकों में भारत के संवैधानिक इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए। संविधान के निर्माता एक तटस्थ नौकरशाही चाहते थे जो कि समय के साथ वचनबद्ध नौकरशाही के रूप में विकसित हुई। इसी प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका के मध्य विवाद में हस्तक्षेप करने लगा। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने 1977 में जनता पार्टी को जन्म दिया। इन सभी समस्याओं ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तो सबसे पहले आपातकाल की पृष्ठभूमि देखिए। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। बच्चों, इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ही एक पॉपुलर जो लीडर हुई थी अपने समय की। इस दौरान में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना, अर्थात इंदिरा गांधी जी ने जो है तानाशाही का रूप धारण कर लिया था और मनमानी करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकार प्राधिकार की नीति निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात अपनी निजी जो संपत्ति माना है। और जो सरकार है कहता है उस बताया कि जो सत्ता का जो नशा था वो कहते हैं इंदिरा गांधी को इतना हो गया था कि वो किसी की नहीं मानती थी और एक निजी जो है संपत्ति समझती थी उस सरकार को। और राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। अब है आर्थिक जो संदर्भ। देखिए 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था। बहरहाल 1971-1972 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी न हटकर और व्यक्ति जो है देश में लोग हैं गरीब होते चले गए। इसके बाद बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतों में तेजी और बढ़ने लगी और 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% से और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई उठानी पड़ी। औद्योगिक विकास दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो भी 1971 में युद्ध हुआ उसमें बहुत सारा जो खर्चा था वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो चली थी। और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन को रोक दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972 से 73 के वर्ष में मानसून असफल रहा है। देखिए आर्थिक जो संदर्भ में आपने देखा युद्ध भी हुआ, जो अकाल भी पड़ा, बारिश भी नहीं हुई और बेरोजगारी भी बढ़ी। अमेरिका ने भी जो है आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा दिया। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति बदहाली को लेकर पूरे देश में बहुत बुरा माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोधी
जो है अगुवाई की, अर्थात विपक्ष को एक मौका मिल गया था। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा जो है प्रबल होना शुरू हो गए थे। संसदीय राजनीति विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह को की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूह ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब वो माओवादी कहलाते हैं, अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समय पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। स्टूडेंट देखिए, ये जो आपको ये चित्र दिया गया है कार्टून के माध्यम से, प्रधानमंत्री का आगे के दिन मुश्किल। अच्छा तो यही होता है कि 1973 का यह साल जितना जल्दी हो सके बीत जाता, अर्थात ये राजनीतिक मुद्दे के रूप में बताया गया है कि भाई जितना हो सके उतना जल्दी ही ये अगर साल बीत जाए तो आर्थिक संकट से जो है पार पाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात और बिहार के आंदोलन भी शुरू हुए। गुजरात और बिहार दोनों में राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ के छात्र आंदोलन ने इस दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1976 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देखिए, गुजरात और बिहार में उस समय 1976 में जो है छात्रों ने बड़ा जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध किया। छात्र आंदोलनों में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस और में प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा, अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेसी के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे। देखिए, इंदिरा गांधी के जो है कांग्रेस में रहकर ही विरोधी हो गए थे। जैसे मोरारजी देसाई थे, कांग्रेस में रहकर ही इंदिरा गांधी की विचारधारा का इसने विरोध किया। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्रों आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून के विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हार गई। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा, जिसको जेपी कहा जाता है। जेपी आंदोलन छात्रों को ये आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, अर्थात हिंसा का हम सहारा नहीं लेंगे, अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील की गई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आज जुड़े और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जेपी ने, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला जारी रहा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल इसे आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।